नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 23 मई 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों और संपादकीय का विश्लेषण किया जाएगा और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सबसे पहले आज की अपनी विषय सूची को हम देखते हैं, कौन कौन से हम टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। पहले अगर हम देखें तो कोविड-19 की दूसरी लहर में रोजगार की संभावना पर जो प्रभाव पड़ा है, खास तौर से जो दूसरी लहर आई है, माना जा रहा है कि पहली लहर की तुलना में दूसरी में रोजगार की संभावनाओं पर ज्यादा एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण। तीसरा, कोविड-19 में उत्परिवर्तन विविधता, खासतौर से जो दूसरी वेव है उसमें अगर हम देखें तो कोविड-19 में उत्परिवर्तन के कारण जो अलग अलग उसमें वेरिएंट बने हैं उन्होंने ही ज़्यादा प्रभाव डाले हैं। चौथा देखें, व्हाइट फ्लाई के द्वारा कैसे भारतीय फसलों को प्रभावित किया जा रहा है। और लास्ट हमारा जो आर्टिकल है वो चक्रवात यास के संबंध में है। तो आज की चर्चा को हम अपने पहले आर्टिकल से प्रारंभ करते हैं, जॉब्स क्राइसिस इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो रोजगार की जो संभावनाएं हैं अगर हम देखें तो पहले लॉकडाउन में भी एक तरह से प्रभाव बहुत पड़ा था, लेकिन इस बार की स्थितियां और ज़्यादा कह सकते हैं बढ़कर हैं। कारण ये है कि जो इस बार का वेरिएंट प्रभाव डाल रहा है कोविड-19 को बढ़ाने में, उसका एक तरह से जो प्रसार है वो तेजी से हो रहा है और ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर अगर हम मृत्यु दर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन कारण से आप देखें कि नौकरियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो लॉकडाउन में हम देखें कि नौकरियों को कैसे प्रभावित किया है। इसके लिए खास तौर पे हम देखें तो CMIE का जो आंकड़ा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने आंकड़े में अपने अनुसंधान में ये कहा है कि मार्च में बेरोजगारी दर 6.5% थी और अप्रैल में ये बढ़कर 8% हो गई। तो आप देखें मार्च से अप्रैल 2021 में ही आप देखें कि 6.5 से बढ़कर ये 8% यानी 1.5% का एक अंतर आया हुआ है। अप्रैल में जहां भारत में 73.5 लाख नौकरियां छूटी हैं, जिसमें अगर हम कर्मचारियों की बात करें जो वेतनभोगी हैं और गैर वेतनभोगी दोनों की बात करें तो मार्च 2021 में इनकी संख्या 39.81 करोड़ थी और अप्रैल में देखें कि यह आंकड़ा गिरकर 39.08 करोड़ रह गया। यानी आप देखें तो लगभग आपका 70 लाख से अधिक लोगों की एक तरह से नौकरियां गई हैं। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो अप्रैल का माह है, यानी मार्च के बाद अप्रैल और उसके बाद मई की जो स्थिति है वो रोजगार की लगातार गिरती हुई स्थितियों को दिखा रहा है। पिछले वर्ष जब पहली बार लॉकडाउन लगाया गया मार्च के अंतिम सप्ताह में, तो अगर हम अप्रैल 2020 में देखें तो बेरोजगारी 23.5% तक बढ़ गई थी। तो आप ध्यान रखें उस समय राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन था और वर्तमान में अगर हम देखें तो लॉकडाउन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग स्थितियों में लॉकडाउन को लगाया गया है। तो वहाँ पर जैसे सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक की जो आर्थिक गतिविधियां उनको अलाउ किया गया है, औद्योगिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बंद नहीं किया गया है। इसीलिए आप देखें कि रोजगार जो दर है उसमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन आप देखें कि जैसा 2020 अप्रैल में था उस तरह के आंकड़े नहीं हैं। आप ध्यान रखें, अगर हम अप्रैल 2020 के बाद के वर्तमान आंकड़ों को देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अर्थव्यवस्था में विकास की जो दर है कृषि क्षेत्र में वो ऋणात्मक नहीं हुई है, धनात्मक रही है। यानी हर क्षेत्र में, चाहे सेवा क्षेत्र की बात करें या विनिर्माण की बात करें, अर्थव्यवस्था में विकास दर जो है वो ऋणात्मक रही है। लेकिन कृषि अकेला कह सकते हैं एक ब्राइट स्पॉट है जहां पर विकास दर धनात्मक बनी रही है और ये कारण आपको रोजगार में भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि यही एक कारण है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की जो संभावनाएं हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें बेरोजगारी दर अगर हम अप्रैल 2021 में देखते हैं तो 7.13% है, जबकि यही अगर हम बेरोजगारी दर शहरी आंकड़ों में देखें 9.8% है। अंतर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण की तुलना में बेरोजगारी दर ज्यादा रही। इन्हीं आंकड़ों को अगर हम 21 मई तक नवीनतम रूप में देखें तो सेकंड वेव है उसका प्रभाव काफी बन चुका था। इसी कारण से आप देखें बेरोजगारी की जो दर है वो 10.3% के आंकड़े तक पहुंच गई है और अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करें तो ये 12.2% और ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो 9.4%। तो अभी भी आप देखें ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी में शहरी तुलना में एक तरह से गिरावट है, यानी उतना ज्यादा तेजी से अंतर नहीं आया है। इसका एक बड़ा कारण जो हमने भी स्टार्ट में डिस्कस किया कि कृषि क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि वो गिरावट नहीं देखी गई जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में देखी गई। इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार घटे जरूर, लेकिन शहरी तुलना में ज्यादा नहीं है। एक दूसरा पक्ष अगर हम देखें श्रम भागीदारी दर, यानी जिसे हम बोलते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो,
देखिए, लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो का सिंपल सा मतलब रहता है कि कितने लोग एक तरह से रोजगार की स्थितियों में वर्तमान में उपलब्ध हैं। देखिए, इस दर का सिंपल सा मतलब रहता है कि भारत में जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनकी बात भी होगी और जो लोग बेरोजगार हैं उनकी बात भी होती है। तो दोनों एक तरह इसमें शामिल होते हैं। जब हम श्रम भागीदारी दर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जनसंख्या में वो भाग जिनको रोजगार मिला हुआ है और वो लोग जिनको रोजगार नहीं मिला है लेकिन वो रोजगार चाहते हैं, तो दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये मिलाकर श्रम भागीदारी दर एक तरह से कहलाती है। तो ये हम अप्रैल 2021 में देखें तो 40% पर है और पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके पहले के स्तर अगर हम देखें तो उससे ये कम है। यानी 2020 में अप्रैल में जब लॉकडाउन की स्थितियां देखें उसके पहले जो एक तरह से भारत में श्रम भागीदारी दर थी उसकी तुलना में अप्रैल 2021 में कुछ कमी आई है। तो कारण यह है कि रोजगार और बेरोजगार की जो स्थितियां हैं उनमें बड़े पैमाने पर एक तरह से प्रभाव पड़ा है। इसी अगर श्रम भागीदारी को एक तरह से हम महिलाओं के आधार पर देखें तो महिलाओं के लिए चुनौती एक तरह से दोहरी हो जाती है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में उनको श्रम भागीदारी एक तरह से उनकी कम है और साथ साथ महिलाओं में अगर बेरोजगारी की स्थिति देखें तो वो भी काफ़ी ऊंची है। आंकड़ों को अगर आप देखें तो आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह महिलाओं की श्रम में जो भागीदारी है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी से गिरावट आई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच में अगर हम देखें तो शहरी पुरुषों की तुलना में जहां पर 64.8% एक तरह से भागीदारी है श्रम में, हम महिलाओं की बात करें तो ये केवल 7.2%। अब अगर हम बेरोजगारी का आंकड़ा देखें तो यहां पर आप देखें कि जब हम शहरी महिला की बात करते हैं तो बेरोजगारी जो पुरुषों की तुलना में एक तरह से ज़्यादा है। यानी शहरी पुरुष की बात करें तो उनकी बेरोजगारी दर कितनी है, 6.6%। जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें तो ये कितनी है, 18.4%। तो यहाँ पर भी आप देखें लगभग 3 गुने का एक तरह से अंतर है। तो महिलाओं की बेरोजगारी दर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में, और श्रम बल में जो भागीदारी है वो भी काफ़ी कम है पुरुषों की तुलना में। ये आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं के लिए श्रम भागीदारी कर आर्थिक लाभ कमाना कोविड-19 की स्थिति में और ज़्यादा निचले स्तर पर चला गया है। अभी हमने ये चर्चा करी कि कृषि क्षेत्र में वो गिरावट नहीं देखी गई अर्थव्यवस्था में जो विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में दिखी गई, और 2020 के आंकड़े इसको सही रूप में बताते भी हैं। जैसे अप्रैल 2020 में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र ऐसा था जहां पर नौकरियां एक तरह से ऐड हुई यानी जुड़ी, और आंकड़ा ये कहता है कि 2020 की अगर हम औसत गणना में देखें जो भारत में काम कर रहे हैं तो लगभग 6 मिलियन यानी अगर हम देखें तो 60 लाख या 5% रोजगारों की संख्या बढ़ गई। कहाँ पर, कृषि क्षेत्र में। तो ये स्थिति दिखा रही है कि कृषि क्षेत्र में 2020 में रोजगार बढ़ा है। यही तुलना अगर हम कृषि क्षेत्र में फिर से करते हैं और अप्रैल 2021 में रोजगार और मार्च 2021 में जो रोजगार है उनकी तुलना करें तो मार्च की तुलना में अप्रैल में 6 मिलियन या 60 लाख रोजगार जो कृषि क्षेत्र में है उसमें कमी आई है। ये कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, जबकि पिछली अगर हम बात करें कोविड-19 की जो लहर थी वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में उतना प्रभाव नहीं देखा गया। कारण यह है कि वर्तमान की जो दूसरी वेव है इसमें ग्रामीण क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। प्रत्यक्ष रूप में ये एक प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए आप देखें रोजगार की जो स्थिति है यहाँ पर भी काफी निचले स्तर पर गई है। अप्रैल 2021 का अगर हम आंकड़ा देखें, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने की जो योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, अगर इसके हम आंकड़े देखें तो इसके आंकड़े भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की जो संभावनाएं हैं, कितने लोग रोजगार की मनरेगा में मांग कर रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर हम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की स्थिति का आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें तो उस समय माना गया कि मनरेगा में 1.3 करोड़ परिवारों ने एक तरह से रोजगार के लिए मांग करी। इसी आंकड़े को अगर हम अप्रैल 2021 में देखें तो ये बढ़कर हो गया 2.7 करोड़ परिवार। तो ये क्या दिखा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा में रोजगार की मांग करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। आप देखें आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है। तो ये स्थिति क्या दिखा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार चाहने वाले उनकी संभावनाएं बढ़ी हैं या ज्यादा रोजगारों की मांग की जा रही है। कारण इसका सबसे बड़ा क्या है कि एक तरह से शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जो उल्टा प्रवास है वो प्रारंभ हुआ है। सामान्यतः रोजगार के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन महामारी के समय आर्थिक लॉकडाउन की जो स्थितियां थी उस कारण से बड़े पैमाने पर प्रवासी जो श्रमिक हैं वो शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की संभावना रखने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि ये मनरेगा में जो परिवार रोजगार की मांग कर रहे हैं अप्रैल 2021 में, वो अप्रैल 2020 की तुलना में लगभग दोगुने हो चुके हैं।
अगर हम वेतनभोगी कर्मचारियों की बात करें तो जब से महामारी यानी अगर हम मार्च के लास्ट में 2020 में देखें, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस समय की स्थितियों से देखें तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल एक तरह से संचयी यानी क्यूमुलेटिव रूप में, एकत्रित रूप में आप देखें तो कुल वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरियों का जो नुकसान है वो लगभग 12.6 मिलियन आंका गया है। यह आंकड़ा देखें तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। दूसरी अगर हम कोविड की वेव में देखें तो वेतनभोगी कर्मचारियों के रोजगार में कमी लगातार बनी हुई है। जैसे अगर हम अप्रैल 2021 की बात करें और इसकी तुलना अगर हम करें मार्च 2021 में, तो मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल में 3.4 मिलियन एक तरह से रोजगार छिने हैं, यानी लगभग 34 लाख रोजगार में कमी आई है। अगर हम CMIE के आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2021 में जो सबसे ज़्यादा एक तरह से बेरोजगारी दर वाले राज्यों को देखें तो हरियाणा इसमें सबसे नंबर 1 पर था, 35% की बेरोजगारी दर है। इसके बाद राजस्थान में 28%, दिल्ली में 27.3% और गोवा में यह आंकड़ा 25.7% था। अप्रैल मई जून की अगर हम पहली तिमाही की बात करें और साथ साथ जुलाई अगस्त सितंबर की दूसरी तिमाही, तो दोनों में अर्थव्यवस्था नकारात्मक एक तरह से वृद्धि दिखा रही थी और इसी कारण से तकनीकी रूप से भारत को माना गया कि हम रिसेशन में या मंदी में गए। लेकिन जो तीसरी तिमाही थी वहां पर कुछ रिकवरी दिखाई पड़ी, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें तो इन आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर आने की जो संभावना है वो बढ़ी। लेकिन कोविड-19 की जो दूसरी वेव है उसने रोजगार की संभावनाओं को पुनः नीचे कर दिया है और अर्थव्यवस्था के जल्दी से पटरी पर आने की जो संभावनाएं हैं उनको भी थोड़ा कमजोर किया है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन नहीं है जैसा पिछले वर्ष में था, तो औद्योगिक गतिविधियों पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन रोजगार की संभावनाएं घटी हैं। क्योंकि जो भी आपका आंशिक रूप से लॉकडाउन की स्थितियां बनी हैं या कुछ राज्यों में कुछ घंटों को छोड़कर पूरे दिन का जो लॉकडाउन है, तो रोजगार जो प्रवासी मजदूरों का है वो घटा है, तो वो बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति एक तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हम पिछले 13 महीने के आंकड़ों को देखकर चलें तो 90% भारतीय हैं जिनके परिवारों ने अपनी आय में कमी देखी है और आय का जो नुकसान होता है उसका सीधे एक तरह से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी आय में एक तरह से गिरावट आती है तो इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर आपके पास आय कम होगी तो अर्थव्यवस्था में आप जो अपना व्यय है उसको आप घटा देंगे। आपका व्यय घटने का मतलब है हम चाहे वस्तु की बात करें या हम बात करें सेवा की, इनका जो उत्पादन है वो एक तरह से गिरेगा और वस्तु सेवाओं का अगर उत्पादन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो एक तरह से प्रभावित होती हैं और वो नीचे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक मांग है वो तभी होगी जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, उसके द्वारा व्यय बढ़ाया जाएगा और वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने का मतलब है उत्पादन बढ़ेगा और इससे रोजगार बढ़ेगा। पूरी एक तरह से चैन या जो श्रृंखला बनी हुई है वो वर्तमान में टूटी हुई है और इसी कारण से अर्थव्यवस्था में नुकसान की स्थितियां दिख रही हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो रोजगार की संभावनाएं कम हो रही हैं उनको एक तरह से सामना करने के लिए अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से प्रयास केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से हम देखें तो 5 किलोग्राम गेहूं और चावल की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा रही है, तो इससे सरकार की तरफ से जो खाद्य सुरक्षा है वो एक तरह से दी जा रही है। बिहार राज्य ने भी इसी तरह का प्रयास करने की बात करी है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा योगदान दिया जा रहा है बिहार सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए। इसी के साथ साथ तमिलनाडु में अगर हम देखें तो 4,000 रुपए की एक मुश्त जो मदद है वो लोगों को उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। केरल में भी देखें तो लोगों को खाद्य किट एक तरह से उपलब्ध कराई गई है, यानी भोजन के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसको किट के फॉर्म में लोगों को दिया जा रहा है। इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में भी लगभग 1,250 करोड़ रुपए का राहत एक पैकेज घोषित किया गया है। तो रोजगार की संभावनाएं जो घटी हैं, आप ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमें फॉलो करना है और जब तक वैक्सीनेशन की स्थिति बड़े पैमाने पर नहीं पहुंच जाती है हम अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उद्योग को नहीं खोल सकते हैं। तो प्रवासी जो एक तरह से गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके रोजगार की संभावनाएं दोबारा वापस आ पाएं इसमें समय लगेगा। तो तब तक की स्थितियों के लिए जिनकी आय घटी है उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर सरकारें मदद कर रही हैं और जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा और कोविड की जो सेकंड वेव है उसमें कुछ कमी आएगी, अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हम देखें तो रोजगार को दोबारा वापस लाने से ज्यादा प्राथमिकता कोविड को कंट्रोल करने में है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाने और लोगों को खाद्य सुरक्षा देकर वर्तमान में जो उनकी आय घटी है उसकी एक तरह से भरपाई करने का प्रयास है। हम अपने दूसरे आर्टिकल पर आते हैं, वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन। तो यहाँ आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि बच्चों की बात करें, गर्भवती महिलाओं की बात करें या स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी से आगे लाना चाहिए।
ये एक ऐसा समूह है जिसको माना जा रहा है कि भविष्य में कोविड-19 की जो अगली लहर है वहां पर यह बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। जैसे तीसरी जो लहर है उसमें माना जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पहले ही जो कह सकते हैं कि वर्ग ज्यादा प्रभावित हो सकता है भविष्य में, उनको टीकाकरण की प्रक्रिया में लाना चाहिए। और भारत में हम देखें कि वैक्सीन प्रशासन पर जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह है नैगवैक, उसने अपनी सिफारिश में अब कह दिया है कि स्तनपान करने वाली जो माताएं हैं उनको टीकाकरण की कोविड-19 की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं में जो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र है वो उनको जनसंख्या के उस समूह में शामिल करता है जो कोविड-19 से तेजी से प्रभावित हो सकते हैं। इनको भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी से शामिल करने की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अगर वैक्सीन दिया जाता है तो उसका प्रभाव उनके ऊपर क्या रहेगा, या माता के गर्भ में जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब तक इसका बड़े पैमाने पर अध्ययन न हो गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में नहीं लाया जाए। एक पक्ष ये भी है जो इस बात को कह रहा है, लेकिन अगर हम प्रमाण के रूप में देखें तो अमेरिका में एक प्रारंभिक अध्ययन पिछले साल से ही चल रहा है और वहां पर यह देखा गया कि गर्भवती महिलाओं में प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया है वो अच्छी रही है। उन्हें चाहे किसी भी प्रकार का टीका दिया गया हो, वो चाहे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का हो या स्पुतनिक हो या फाइजर का हो, कोई भी टीका दिया गया उनमें प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया है वो काफी सकारात्मक रही है। इसी के साथ साथ गर्भनाल और माता का जो दूध है उसमें एंटीबॉडी की एक तरह से उपस्थिति पाई गई है और माना गया है कि इससे नवजात को एक तरह से सुरक्षा मिलती है। तो आप देखें दोनों एक समस्याओं का यहाँ पर एक अनुसंधान जो अमेरिका में लगातार चल रहा है उससे हल मिल रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अपने स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव वैक्सीन का नहीं है। और जिस तरह से गर्भनाल और माता के दूध में माना जा रहा है कि एंटीबॉडी हैं तो वो नवजात बच्चों को भी एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। अमेरिका में किया गया ये जो एक अनुसंधान है ये गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को मजबूती से समर्थन देता है और साथ साथ जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो हम इस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए जो टीकाकरण की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक बच्चों की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा माना जा रहा है तीसरी वेव में, बच्चों के लिए टीकाकरण की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने 12 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दुनिया के अलग अलग देशों में बच्चों को अगर कोविड-19 की वैक्सीन दी जाती है तो उसके प्रभाव क्या होंगे इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत के जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा भारत बायोटेक जिसके द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है उनको एक तरह से अधिकृत किया गया है कि वो 2 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनमें एक तरह से ट्रायल कर सकते हैं। तो ये स्थिति भी दिखा रही है कि अगर कोवैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आगे चलकर बच्चों में वैक्सीन देने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में अध्ययन में ये देखा गया कि बच्चों के फेफड़ों में ACE2 जो रिसेप्टर होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखें ACE2 रिसेप्टर की बात करें तो ये एक तरह से जो भी कोविड-19 का जो वायरस है उसको एक तरह से एक कोशिका के अंदर इन्फेक्शन को संक्रमण को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये एक तरह से कोशिका के ऊपरी भाग में होता है ACE2 रिसेप्टर। तो ये अगर उपस्थित रहता है तो जो कोविड-19 का वायरस है वो आसानी से कोशिका को प्रभावित कर पाता है। लेकिन प्रारंभिक अध्ययन में पाया गया कि बच्चों के फेफड़ों में ये अनुपस्थित है, लेकिन बच्चों में संक्रमण की जो स्थिति है वो कोविड-19 में अध्ययन में सामने आई है। ये जो सिद्धांत लिया जा रहा था कि बच्चों पर कोविड-19 का प्रभाव नहीं होगा ये वर्तमान में नकारा गया है, क्योंकि बच्चों में भी इसके लक्षण देखे जा रहे हैं कोविड-19 के और इसीलिए बच्चों के टीकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। विदेशों में अगर हम देखें तो 12 साल से 17 साल की आयु के जो बच्चे हैं उन पर परीक्षण किए गए हैं और वो काफ़ी सकारात्मक उनके परिणाम रहे हैं। उसी के आधार पर आप देखें कि अमेरिका 12 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण की प्रक्रिया में ला रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 से 17 साल के बच्चों का जो परीक्षण है उसको हम 2 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उन पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में खुराक की बात करें यानी कितना डोज आपको देना है, बच्चे का जो वजन है, उनकी मांसपेशियों का, तो जो भी एक तरह से बच्चे की स्थिति है और 12 साल से ऊपर यानी अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर की अगर हम बात करें और बच्चों की बात करें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो 12 से 17 आयु वर्ष में जो अनुसंधान किए गए हैं उसको एक तरह से हम 2 से 12 साल के बच्चों पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 12 से 17 साल की उम्र के अगर बच्चों को दिया जा रहा है वैक्सीन तो इसके आधार पर 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों को भी दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए और ज़्यादा अनुसंधान करने की जरूरत है बच्चों पर। जब तक परिणाम बड़े पैमाने पर सकारात्मक नहीं होते हैं तब तक हम बच्चों पर टीकाकरण की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार की वैक्सीन पहले से ही ले रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये कैसे दिया जाएगा, या जो वैक्सीन की प्रक्रिया बच्चों में चल रही है उसमें किस आयु वर्ग में इसको शामिल किया जाए, खुराक कैसे दी जाएगी। और बच्चों में हम ध्यान रखें कि बूस्टर डोज यानी एक तरह से जो प्रभाव है उसका बनाए रखने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो अलग अलग कारण है बच्चों के लिए, उनको ध्यान में रखकर हम बच्चों की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है कोविड-19 में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स। और आप सभी जानते हैं कोविड-19 का जो वायरस है वो आरएनए वायरस है और ये तेजी से एक तरह से अपने आप को परिवर्तित करता है। तो इसीलिए म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम भारत में देखें, इंसाकॉग यानी इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक कंसोर्टियम, तो ये जो इंसाकॉग है ये बेसिकली जो उत्परिवर्तन की स्थितियां कोविड-19 में उनको एक तरह से देखने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है। और ये 10 प्रयोगशालाओं का एक समूह है इंसाकॉग। यहाँ पर आप ध्यान रखें, नमूनों की स्कैनिंग की जाती है, जांच की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचरण के लिए जाने वाले प्रमुख वेरिएंट की उपस्थिति को चिन्हित करने का ये काम करता है। यानी जो भी नमूने उनकी स्कैनिंग करके इंसाकॉग के जो लैब हैं वो ये भी चेक करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अलग अलग संक्रमण में परिवर्तन हो रहा है उनको किस तरह से भारत में देखा जाए, यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से इंसाकॉग के द्वारा किया जाता है। इंसाकॉग की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर एक सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर शाहिद जमील, जो भारत के प्रमुख विषाणु विशेषज्ञ भी हैं, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। तो उनकी इस्तीफे के कारण एक तरह से इंसाकॉग की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठे कि अगर इसके द्वारा पहले ही भारत में जो म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ, उसके बारे में बताया गया और दूसरी वेव के बारे में अगर सूचना दी गई तो सरकारों के द्वारा प्रमुख रूप से तेजी से प्रयास क्यों नहीं किया गया इसको रोकने का। तो इंसाकॉग की एक तरह से प्रमुख रूप से जो भूमिका है उसको लेकर भी अब असमंजस की स्थिति दिख रही है। इंसाकॉग उत्परिवर्तन को लेकर प्रमुख रूप से काम कर रहा है भारत में, और इसने अप्रैल 2020 में ही जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो रहा था उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन आप ध्यान रखें, ऑल इंडिया बेसिस पर यह काम नहीं किया जा रहा था। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं भारत में जो यहाँ पर शामिल थी। इनमें अगर हम देखें तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये प्रमुख रूप से शामिल संगठन या संस्थाएं हैं और उनकी प्रयोगशालाएं भी शामिल थी। टोटल 10 इसमें प्रमुख रूप से काम कर रही हैं। इंसाकॉग की तरफ से जो भी उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जा रहा था अलग अलग लैब के माध्यम से, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इनको एक तरह से राज्यों से नमूने को संग्रह करने और उत्परिवर्तन की जो स्थिति है और बीमारी से उसका क्या संबंध है उसके संबंध में जांच करने का काम सौंपा गया था। यह राज्यों के साथ प्रमुख रूप से समन्वय करता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। भारत में जो भी वेरिएंट हैं उनके उत्परिवर्तन के कारण जो नए रूप बन रहे थे कोविड-19 वायरस के, उसमें जनवरी 2021 में प्रमुख रूप से एक तरह से अध्ययन प्रारंभ हुआ। और यह अध्ययन उन लोगों से शुरू किया गया जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम UK की यात्रा की। UK का जो एक वेरिएंट था वो माना जा रहा है कि उत्परिवर्तन का कोविड-19 का एक ऐसा रूप है जो ज़्यादा तेजी से फैला। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 6 मई को यह सूचना दी गई कि 20,000 अलग अलग जो सैंपल हैं उनका अनुक्रम यानी जो उनका DNA उसकी एक तरह से सीक्वेंसिंग की गई है और उसमें 3900 प्रकार के अलग अलग जो पहचान की गई है। अब पहचाने गए विदेशी वेरिएंट अगर हम देखें तो मुख्य रूप से B117, इसको आप ध्यान रखें, B117 है, जिसको यूनाइटेड किंगडम में एक तरह से पहचाना गया। तो ये UK वेरिएंट भी कहलाता है B117। दूसरा अगर हम देखें B1351, ये दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट कहलाता है। और P2 वेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये छोटी संख्या में कहां पर है, ब्राजील से। तो ये अलग अलग 3 बड़े वेरिएंट हैं जो भारत में पहचाने गए। इसी के साथ साथ भारत में आप देखें कि डबल म्यूटेशन के द्वारा एक जो आपका वेरिएंट बना हुआ है जिसको B1617 नाम दिया गया है, उसके बारे में भी एक तरह से प्रयोगशाला में रिसर्च में सामने आया। इसके मुख्य रूप से जो 2 म्यूटेशन है E484Q और L452R, तो ये 2 तरह के जो म्यूटेशन है, तो डबल वेरिएंट एक तरह से आपका है B1617 और ये एक तरह से भारत में एक वेरिएंट यहाँ पर जिसकी उपस्थिति को चिन्हित किया गया इंसाकॉग की जो भी लेबोरेटरीज हैं उनमें। जब हम जीनोम का अनुक्रमण करते हैं यानी जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं तो इससे लाभ क्या होता है, क्योंकि एक पैटर्न की पहचान तो होती है कि वायरस किस तरह से अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन इसका हमारे लिए सीधे तौर पर लाभ क्या है।
तो आप ध्यान रखें, वायरस की जो संक्रामकता है, कितना वो संक्रमण को फैला सकता है, ये उत्परिवर्तन के द्वारा प्रमुख रूप से समझा जा सकता है। तो ये पहला एक प्रभाव है। इसी के साथ साथ उत्परिवर्तन प्रतिरक्षा से बचने या वायरस की जो एंटीबॉडी से बचने की क्षमता है उससे भी जोड़ा गया है, और इसका प्रभाव टीके के निर्माण पर भी पड़ता है। यानी अगर कोई नया वेरिएंट बना है तो वो बॉडी के अंदर हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें एंटीबॉडी को डेवलप करने में कितना सहायक होता है या एंटीबॉडी को रोकता है, वो हमें देखना है। इसी के साथ साथ अगर आप वेरिएंट के बारे में एंटीबॉडी के संबंध में अध्ययन भी करते हैं तो नई वैक्सीन बनाने में या वैक्सीन का जो प्रभाव है उसका अध्ययन करने में भी मदद मिलती है। जितने भी वर्तमान में कोविड-19 के टीके उपलब्ध हैं, वो चाहे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, स्पुतनिक 5 की बात करें, फाइजर की वैक्सीन की बात करें, सभी जगह प्रमुख रूप से समस्या क्या है कि 75 से 90% तक ये प्रभावी जरूर हैं कि आपको बीमारी से बचा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आपको संक्रमण नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। और अगर आप वैक्सीन के बाद भी संक्रमित होते हैं और आप संक्रमण को नहीं फैलाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। तो पुनः संक्रमण और संचरण की जो स्थिति है वो एक तरह से वैक्सीनेशन से नहीं रुकती है, लेकिन आप पर इसका जो प्रभाव है वो 75 से 90% तक घटाया जा सकता है अगर आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में रहते हैं, और इसीलिए वैक्सीनेशन को एक तरह से आवश्यक माना जा रहा है। जिस तरह से नए नए वेरिएंट बन रहे हैं और उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से वो प्रभाव डाल रहे हैं और अलग अलग आयु वर्ग पर प्रभाव अलग अलग दिख रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इंसाकॉक के जो काम है उनमें और ज़्यादा एक तरह से विविधता देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां अब नए रूप में हैं। इंसाकॉक को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब वो नए नए सैंपल्स का अनुक्रम करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, तो कम से कम 5% टोटल नमूनों का उन्हें करना चाहिए। वर्तमान में आप देखें या 1% के आसपास है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जिन सैंपल्स का उनके द्वारा सीक्वेंसिंग किया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना बड़ा एक तरह से हम सैंपल का अनुक्रम करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, उतना ही हमें जो म्यूटेशन उत्परिवर्तन के बारे में पता चलेगा और उसको रोकने की हम स्थितियों में उतना ही ज़्यादा सहायक रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ अध्ययन किया जा रहा है उसको इंसाकॉक को बढ़ाने की जरूरत है। एक दूसरी चुनौती यह है कि इंसाकॉक के जो वैज्ञानिक इसमें एक तरह से सदस्य हैं, माना यह जा रहा है कि जो भी इंसाकॉक की जांच थी उसको सार्वजनिक रूप में एक तरह से व्यक्त नहीं किया गया, क्योंकि इंसाकॉक केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार समूह के रूप में काम करता है। तो जो भी सूचना है उसको आगे बढ़ाना ये संरचना में इंसाकॉक के शामिल नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो भी इंसाकॉक के द्वारा रिसर्च करके पता लगाया जाता है उसको चेतावनी के रूप में तत्काल रूप में आगे बढ़ाया जाए और सार्वजनिक किया जाए, जिससे कि उसके प्रभाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं उनको रोका जा सके। तो ये स्थितियां इंसाकॉक के अनुसंधान को आगे सार्वजनिक रूप में जारी करने की प्रक्रिया को दिखाता है। इंसाकॉक के पास जो भी डाटा है वो इंसाकॉक के जो भी अलग अलग लैब या संस्थान हैं उनके भीतर भी प्रमुख रूप से साझा नहीं किया जाता है। तो अगर आप इस तरह से जो वेरिएशन हो रहा है या उत्परिवर्तन हो रहा है उनके आंकड़े को अगर जारी नहीं करेंगे अपने ही संस्थानों को, तो उनके संबंध में नए तरह के जो रिसर्च है वो कैसे होंगे, या उसको रोकने के लिए क्या वैक्सीन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाना है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए इंसाकॉक का जो डाटा है उसको साझा करने की जो प्रक्रिया है उसको आदर्श स्थिति में लाया जाए, यानी सभी को उसे साझा किया जाए, जिससे कि उनके जो परिणाम है उसके आधार पर वैक्सीन की प्रक्रिया और जो वायरस के नए जो वेरिएंट हैं उनका जो प्रभाव है उसको मिनिमम या न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए प्रयास मिलकर किए जा सकें। हम अपनी अगली न्यूज़ पर आते हैं, हाउ व्हाइट फ्लाइज केम सॉ एंड कॉन्क्यूर्ड इंडियन क्रॉप्स। तो ये आप देखें कि कीट की नई एक प्रजाति है जिसके संबंध में माना जा रहा है कि ये बड़े पैमाने पर भारत में फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि नई प्रजाति नहीं है, इसके बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो केरल में 1995 में इसके बारे में सूचना एक तरह से आ चुकी थी। तो 95 में केरल में सूचना के बाद से वर्तमान स्थिति में आप देखें तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका प्रभाव देखा गया है। इसकी तीव्रता और जो प्रभाव है उसको अध्ययन करने के लिए 2015 से 20 के बीच में अनुसंधान किए गए। सफ़ेद मक्खी के जो डीएनए है उनकी सीक्वेंसिंग करके ये पता किया गया कि भारत में इसकी 8 अलग अलग आक्रामक प्रजातियां वर्तमान में काम कर रही हैं। भारत में माना जाता है कि ये कैरिबियाई द्वीप या जो मध्य अमेरिका के देश हैं वहां से मूल रूप से यह भारत में पहुंची है। इसी के साथ साथ आयातित पौधे के साथ में या पर्यटक हैं वो अपने साथ पौधों के साथ में कीट के रूप में इनको भारत में ले आए हैं।
लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर विदेश यात्रा में जाने पर वहां से पेड़ पौधे लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें होता यह है कि वहां पर जो कीट प्रमुख रूप से प्रभावी है वो भारत में पहुंच जाता है और आक्रामक प्रजाति के रूप में हमारी एक तरह से जो पूरा तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसी प्रक्रिया में ये जो व्हाइट फ्लाई है वो भारत में पहुंची हैं। इन सफेद मक्खियों को माना गया है कि प्रमुख रूप से नारियल, केला, आम, सपोटा, अमरूद, काजू और सजावटी पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी के साथ साथ बोटल पैम की बात करें या फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज की बात करें, बटरफ्लाई पॉम की बात करें, इन एक तरह से जो सजावटी पौधे उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। औषधि जो पौधे उनको भी बड़े पैमाने पर ये टारगेट कर रहे हैं। अनुसंधान में ये भी पता लगाया गया है कि ये जो व्हाइट फ्लाई हैं इनको नियंत्रित करने के लिए जैविक नियंत्रण ही एक सहारा है और प्रमुख रूप से माना गया है कि जो सिंथेटिक कीटनाशक हैं उनके उपयोग से इनको नियंत्रित करना आसान नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से ऐसे कीट जो इनको खाते हैं उनके द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। और परजीवी या पैरासाइट जो इन कीटों को खाते हैं, कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनको एंटोमो पैथोजेनिक कवक कहा जाता है। ये एक तरह से इन कीटों में परजीवी के रूप में रहते हैं और इनको एक तरह से मारते हैं। तो ऐसे कवक के उपयोग के माध्यम से भी इन कीट की प्रजातियों को नष्ट किया जा सकता है। कीटनाशी का जो सिंथेटिक रूप में उपयोग होता है उसके माध्यम से संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें जैविक रूप से इनको एक तरह से समाप्त करने की प्रक्रिया पर कार्य करना पड़ेगा। जैविक रूप से अगर इन कीटों के नष्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे तो ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं और आर्थिक रूप से भी इसको हम व्यवहारिक मान सकते हैं। लास्ट एक आर्टिकल देखें तो ये यस चक्रवाती तूफान के संबंध में है जो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और माना जा रहा है कि ओडिशा और साथ साथ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को प्रमुख रूप से प्रभावित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मानना है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जो स्थिति ताउक्ते की थी जिसने अरब सागर के क्षेत्र में प्रभावित किया और प्रमुख रूप से गुजरात के तटीय भागों पर नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ साथ एक आशंका जो व्यक्त की जा रही है वो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जो गन्ने की खेती है उसको प्रमुख रूप से नुकसान हो सकता है, क्योंकि चक्रवाती स्थितियां होने से मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है और होता यह है कि हमारे वायुमंडल में एक तरह से जो नमी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में कई ऐसी कीट की प्रजातियां हैं। खास तौर से अगर हम टिड्डियों की बात करें तो इनका प्रजनन भी तेजी से बढ़ता है और ये भी एक तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वर्तमान में जो मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं अगर हम देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। तो इन कारण से जो चक्रवाती तूफान है ये मौसमी परिवर्तन उत्तर भारत में ला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को ये बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अगर हम देखें अलग अलग प्रकार के कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं गन्ने की फसलों को, पैरेला, ग्रास हॉपर, फॉल आर्मीवॉर्म, ब्लैक बग, ये प्रमुख रूप से एक तरह से गन्ने की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो वर्तमान में जो चक्रवाती स्थितियां हैं वो आने वाले समय में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को तो नुकसान पहुंचाएंगी, गन्ने की खेती पर भी उत्तर प्रदेश में विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। हमारी इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न हम देखते हैं और उनकी संरचना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान महामारी में रोजगार की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उपायों की भी चर्चा करें। उत्तर की संरचना हम देखते हैं, भूमिका, महामारी के कारण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी चर्चा भूमिका में आप कर सकते हैं। मुख्य भाग में आपको बताना है रोजगार में कमी, विस्तृत रूप में आप बताएं ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में अंतर क्या है। कृषि क्षेत्र आप देखें कि एक तरह से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो 2020 की अगर तुलना में 21 में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अब प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूसरी वेव है उसका प्रभाव भी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस रूप में आपको अंतर भी बताना है। अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव, जैसे कृषि क्षेत्र पर पिछले साल उतना प्रभाव नहीं था जितना सेवा और विनिर्माण क्षेत्र पर था, लेकिन ये जो दूसरी लहर है इसमें कृषि क्षेत्र भी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। रोजगार छूटने से होने वाली जो समस्याएं हैं और सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। समस्याएं जैसे अगर आय नहीं हो, समस्याएं आप बता सकते हैं जैसे रोजगार नहीं है तो आय नहीं होगी, आय नहीं है तो अर्थव्यवस्था में व्यय नहीं होगा और व्यय नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संभावनाएं नहीं होंगी। तो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना उतना आसान नहीं है। ये मुख्य भाग में आप चर्चा कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे जो किए जा रहे उपाय हैं, जैसे खाद्यान्न सुरक्षा के लिए सरकार मदद दे रही है। अलग अलग राज्यों में जो सहायता की योजनाएं चल रही हैं, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में। वर्तमान स्थिति में रोजगार की स्थितियों को अचानक सुधारा नहीं जा सकता है, तो खाद्य सुरक्षा के रूप में एक प्रमुख मदद है जो सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं। ये आपको एक तरह से निष्कर्ष में बताना है और यही बता सकते हैं कि जैसे जैसे कोविड-19 की स्थिति जो सेकंड वेव में सुधरेगी, रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार को और प्रयास करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी वायरस के अलग अलग उत्परिवर्तन की लगातार निगरानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विस्तृत चर्चा करें।
तो वेरिएंट जो भी अलग अलग बनते हैं उत्परिवर्तन से, उनका प्रभाव एक तरह से निगरानी के माध्यम से देखा जाता है। तो ऐसे क्या क्या प्रभाव हैं जो हो सकते हैं, जो निगरानी पर जरूरी रूप में एक तरह से पता चलते हैं। प्रश्न में इसी आधार पर एक तरह से आंसर आपको लिखना है। संरचना अगर हम देखें, भूमिका, वर्तमान कोरोना वायरस के उत्परिवर्तन के जो उदाहरण है वो आप दें, जैसे दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, ब्राजील वेरिएंट है, या भारत में जो डबल म्यूटेंट वेरिएशन है, या भारत में जो डबल म्यूटेंट वेरिएशन है उसकी अगर हम बात करें, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से जो म्यूटेशन हुआ है, उत्परिवर्तन, उसको बता सकते हैं। मुख्य भाग में उत्परिवर्तन की निगरानी की आवश्यकता के कारणों को विस्तृत रूप में बताएं, जैसे संक्रमण ज़्यादा तो नहीं होगा, वैक्सीन पर प्रभाव क्या होगा, या एक तरह से जो भी शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं उनमें ज़्यादा एक तरह से परिवर्तन होंगे, या अलग अलग आयु वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। ये सारे एक तरह से जो प्रभाव हैं वो उत्परिवर्तन के माध्यम से ही देखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर को बता सकते हैं, जहां पर नया जो वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक स्तर पर देखा जा रहा है। इस रूप में आप मुख्य भाग में चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में आपको बताना है कि नए उत्परिवर्तन अधिक खतरनाक, अतः लगातार निगरानी की आवश्यकता, जिससे उनके इलाज को संभव बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप देखें कि उत्परिवर्तन की निगरानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि नए जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कभी कभी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उनसे बचाव की प्रक्रियाएं कैसे हों, इसके लिए इन उत्परिवर्तन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस रूप में आप निष्कर्ष अपना लिख सकते हैं। ये हमारा 23 मई 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।